गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो सारी मार्क करी हैं। उसके अलावा अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम बचा भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है। जितना मार्क किया हुआ है उतना बहुत है, उसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइन और सारे PYQ कवर है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था। उन दोनों का मिक्स है। उन दोनों से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। तो जो भी चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी वो यहाँ नहीं करेंगे। अब इसमें डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ टू प्रोसेसेस। जो प्लांट डेवलपमेंट होती है, प्लांट डेवलपमेंट हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, तो उसके दो प्रोसेस हैं। क्या क्या? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। Development of a mature plant from zygote fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of events। जैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी मेच्योर प्लांट का जायगोट से, तो वो सारा का सारा एक पूरा एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करते हुए होता है। इसमें क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। द प्रोड्यूस रूट्स, फिर लीव्स बनती है, फिर ब्रांचेस बनती है, फिर फ्लावर्स, फिर फ्रूट, सीड्स एंड इवेंचुअली दे डाई। और उसके बाद जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता जाता है फिर मर जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। जो पहला स्टेप होता है, जो पेड़ बनना पहली बार शुरू होता है, वो सीधे सीड जर्मिनेशन से ही होगा। द सीड जर्मिनेट फेवरेबल कंडीशन ग्रो फॉर द एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड डू नॉट जर्मिनेट। अब क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट जो होता है, मतलब सबसे पहला हमें ये पता चल गया कि जो प्लांट ग्रोथ होगी वो हमेशा सीड जर्मिनेशन से होगी। लेकिन जो सबसे पहली फेवरेबल कंडीशन जब होती है, तब वो एनवायरनमेंट में आराम से सीड जर्मिनेट होता है और धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इन अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। तब वो सस्पेंडेड ग्रोथ या फिर रेस्ट में चला जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि उस टाइम पे अगर चेंजेस आएंगे भी तो वो क्या करेगा? पेड़ को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रेज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। और जैसे ही उनमें फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है कि सीड फिर से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू कर देता है और ग्रोथ होने लगती है। कंट्रोल दीज डेवलपमेंट प्रोसेसेस, दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। मतलब ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, जो कि बताएंगे कि इनका डेवलपमेंट प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो इनका इंटरनल फैक्टर भी होता है और इनका एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे अब इसमें हम पढ़ रहे थे कि ये जो डेवलपमेंट है ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब इसमें एक चीज़ आती है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? is the fundamental characteristic of living being. Irreversible, permanent increase in size or organ of its particular, मतलब साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन और पार्ट और इवन इन इंडिविजुअल सेल, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। ये हमने ग्रोथ बहुत डिटेल में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें बताया था कि जो ग्रोथ होता है, उसमें बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में कि ग्रोथ जो है वो प्लांट्स, एनिमल, इन सब में भी होती है और लिविंग थिंग्स में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। नॉन लिविंग में कैसी होगी? मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड और इन सब चीज़ों को भी हम ग्रोथ में काउंट कर रहे थे, जो कि इरिवर्सिबल नहीं थी, वो रिवर्सिबल थी, मतलब वो बाद में चेंज किया जा सकता है उसको परमानेंट नहीं मानते। ये सारी चीज़ हमने डिटेल में वहाँ पे पढ़ी थी। इसमें है जो एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में, प्लांट्स में, इनमें जो ग्रोथ होती है ये इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट होती है। इसमें कोई ऑर्गन का साइज बढ़े या फिर कोई पार्ट बढ़े या कोई सेल्स भी बढ़े तो उनको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ग्रोथ होगी हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर बॉडी, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, बहुतों में बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ें बनती हैं तो उनको एनाबॉलिक बोलते हैं, कोई चीज़ें टूटती हैं और तो उनको कैटाबॉलिक बोलते हैं। इन सब को मिलाकर जो होता है वो ग्रोथ होती है। इन सब की वजह से, जैसे ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस,
ये किसकी वजह से हो रही है? बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस की बाद में फिर जो भी परमानेंटली इंक्रीज होगा, कोई ऑर्गन बढ़ा है, कोई पार्ट बढ़ा है, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। अब इसमें क्या आता है? कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट द सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। इसमें क्या होता है? जहाँ जहाँ पे मेरिस्टेम है वहीं पे ग्रोथ होती है। ये हम पूरा का पूरा हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। अब ये क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसके बाद है कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट soon loses the capacity to divide. Such cells make up the plant body. The plant body, the activity of the meristem is called open form of the growth. अब क्या होते हैं? ये जो मेरिस्टम सेल होते हैं इनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की और हमेशा बढ़ते रहने की। Soon loses the capacity to divide, और जब ये अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, such cell make up the plant body. Such cells make up the plant body. These form of the growth where new cells are being added to plant. Activity of the meristem is called open form of the growth. और जब हमने ये डिस्कस किया था मेरिस्टम और ये सारा का सारा डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जहाँ जहाँ पे मेरिस्टम होते हैं ना, वहाँ पर इनकी क्या होती है? लोकलाइज्ड होती है ग्रोथ, और अनलिमिटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जितने भी ये जो ग्रोथ होते हैं, ये पुराने सेल्स जो होते हैं ये सारे के सारे रिप्लेस होते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं। इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है मेरिस्टम की, इसको हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अब रिस्पॉन्स फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्रिंसिपली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। इन डाइकॉट प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स, द लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ। ये क्या करते हैं? किर्थ बढ़ाने का, मतलब डायमीटर बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं हमको? ये हमने पूरा पढ़ा था कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना, वो क्या करती है? इलोंगेशन का काम करती है, मतलब प्लांट को लंबा करने का काम करती है। ये काम होता है प्राइमरी ग्रोथ का। डाइकॉट हो गया, जैसे इसमें बता रहे हैं कि ये डाइकॉट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? लेटर मेरिस्टम, वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम जो होता है वो बाद में आते हैं। वो बाद में क्यों आते हैं? क्योंकि वो डायमीटर बढ़ाने का काम करते हैं। दे आर एक्टिव एंड दीज आर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ दी प्लांट्स। ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होगी? कि इलोंगेशन ऑफ प्लांट। इलोंगेशन ऑफ प्लांट मतलब वो उसकी लंबाई बढ़ाने के काम करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब वो उसका डायमीटर बढ़ाने का काम करेंगे। डायमीटर के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है गिर्थ। पूरे 5th चैप्टर में भी ये यूज़ हुआ था, यहाँ पे भी सब जगह पे गिर्थ का मतलब है उसका डायमीटर बढ़ाना। उसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ काम करती है। देखो ये है फिगर 15.2। इसमें देखो ये वाले जो एरोज है ये एलोंगेशन शो कर रहा है। ये ऊपर वाला ये जो पूरा पार्ट है ग्रीन, ये है शूट पार्ट। नीचे वाला ये पूरा जो ब्राउन पार्ट है ये है रूट पार्ट। इसमें क्या है? ये वाले जो है ये एलोंगेशन शो कर रहे हैं। ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो वस्कुलर कैम्बियम है, ये वाले जो एरोज है ये इनका डायमीटर बढ़ता हुआ ये शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ इज मेजरेबल, मतलब ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इट इज प्रिंसिपली अ consequence of increase amount of protoplasm. So the increase of protoplasm difficult to measure the directly, मतलब इसको हम इनडायरेक्टली सेलुलर लेवल पे ग्रोथ को हम बोलते क्या है? ये है कि इंक्रीज जो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो रहा है। अब वो कितना इंक्रीज हो रहा है ये तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको मेजर कैसे करेंगे ग्रोथ को? ग्रोथ इज मेजर बाय द इंक्रीज ऑफ फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। मतलब फ्रेश वेट क्या हो गया? जब उसमें मॉइस्चर होता है लीफ में, उसके साथ उसका पूरा वेट देखना कि मतलब पहले कितना था बाद में कितना हो गया। ड्राई वेट हो गया कि मतलब उसमें से जब मॉइस्चर नहीं हो उस टाइम पे उसका वेट कितना था, बाद में कितना हो गया, मतलब चेंज आने के बाद कितना हुआ। उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आया, उसके एरिया में कितना बढ़ा, जैसे पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था बाद में 10 हो गया, ये 55 हो गया। तो जो चेंज है वो एरिया, वॉल्यूम में या फिर सेल नंबर में, कि उसमें ये हम देखेंगे कि पहले कितने सेल्स थे बाद में कितने हो गए।
अभी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि सारे ही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है। वन सिंगल मेज रूट एपाइकल मेरिस्टम कैन गिव अ मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आर। क्या है, जो एक सिंगल मेज होता है उसका जो रूट अपाइकल मेरिस्टम होता है वो उसमें कितना चेंज आता है, वो एक बार में कैन राइज टू अ मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आर, मतलब उसमें एक घंटे में इतने सेल्स बनते हैं। सेल्स इन अ वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। मतलब जो सेल्स होते हैं, जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो साइज़ है, सेल्स इन द वाटरमेलन्स में इंक्रीज साइज अप टू, उनमें जो चेंज आते हैं वो आते हैं 3,50,000 टाइम्स तक का। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये हमें नंबर्स याद रहने चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फॉर्मर ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन सेल नंबर। फॉर्मर मतलब ये जो पहले वाली, ये जो मेज़ का बताया है, मेज़ का जो है ये बता रहा है कि सेल नंबर में इंक्रीज हो रहा है। और जो ये जो वाटरमेलन का है ये बता रहा है कि उसके जो सेल का साइज़ है उसमें इंक्रीज आ रहा है। Pollen tube is measured in the term of length. Increase in surface area denote the growth of dorsiventral leaf. जो pollen tube है ना उसमें क्या होता है, उसमें हम लेंथ की टर्म्स में देखते हैं। और जो सरफेस एरिया जहाँ आता है, जहाँ डॉर्सिवेंट्रल लीफ की बात होगी वहाँ हम सरफेस एरिया देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या हुआ कि जो मेज़ है उसमें सेल नंबर्स जो बढ़ते हैं वो कितने बढ़ते हैं, 17,000 to 500 एक घंटे में। फिर आई वाटरमेलन की बात। वाटरमेलन में क्या होता है कि जो सेल का साइज़ है वो बढ़ रहा है, वो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाता है। उसके अलावा आया कि जो पॉलन ट्यूब्स है उसमें लेंथ में चेंज आता है और जो डॉर्सिवेंट्रल लीव्स हैं उसमें सरफेस एरिया में चेंज आता है, मतलब वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है फेसेस ऑफ ग्रोथ। फेसेस ऑफ ग्रोथ है पीरियड ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक एलोंगेशन एंड मेच्योरेशन। बोथ एट द ये क्या है, बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेस ऑफ द ग्रोथ। द सेल इन द रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, possesses large conspicuous nuclei. Their cells walls are primary in nature, thin, cellulosic, with abundant plasmodesmata connection. इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीरियड होता है, जो ग्रोथ टाइम का पीरियड होता है ना, वो उसके 3 फेसेस होते हैं। क्या क्या, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मेच्योरेशन। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेरिस्टेमेटिक फेस ऑफ ग्रोथ को। जो प्रोटोप्लाज्म, जो सेल्स होते हैं, सेल्स इन द रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, पोसेसेस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और जो इनकी सेल वॉल्स जो होती है ना वो प्राइमरी नेचर की होती है, थिन होती है, सेलुलोसिक होती है, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मेरिस्टम जोन, ये जो है प्रॉक्सिमल मेरिस्टमैटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन। ये सारा एलोंगेशन को शो करता है। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल enlargement, new cell wall deposition are the characteristic of cells in this phase. इस टाइम पे क्या होता है जब मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, तो एक तो आएगा इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट, और जो न्यू सेल वॉल डिपोजिशंस होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल्स के इस फेस में। और इसमें क्या आता है, मोर proximal to the face of elongation, the size of the zone attain their maximal size in the term of wall thickening, protoplasmic modification. यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल होता है ना वो अपनी मैक्सिमम साइज में होता है। अब मैक्सिमम साइज में भी इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। फिर आते हैं ग्रोथ रेट्स। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो या कोई डाउट हो, आप मेरे से कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो। कोई चीज़ रिपीट करानी है वो भी पूछ सकते हो। ग्रोथ रेट से पहले ये फिगर 15.1 दे रखा है, ये रह गया हमारा। इसमें क्या दिखाया है, इसमें जर्मिनेशन एंड सीडिंग डेवलपमेंट इन बीन दिखाया है। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये सीड जर्मिनेशन हुआ, ये है कॉटिलेडन। फिर ये सारे के सारे, ये जो पहली लाइन है ये है सॉइल लाइन और ये है हाइपोकोटाइल। उसके बाद में जब ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, पहले ये थोड़ा जब इंक्रीज़ हुआ तो उसके बाद में ये तो दिख ही रहे हमको, ये सारे के सारे कॉटिलेडन्स है। ये यहाँ पर था हाइपोकोटाइल, बाद में जाके बन गया ये एपिकोटाइल। ये वाला पार्ट ये है एपिकोटाइल और ये हो गया सीड कोट।
फिर उसके बाद में ये है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल ये वाला पार्ट। उसके बाद है ये वाला एपिकोटाइल, और यहाँ पे देखो ये लीव्स वगैरह आनी शुरू हो गई, ब्रांचेस स्टार्ट हो गई। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पूरा का पूरा जो ये सीड जर्मिनेशन के बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, रूट्स आएंगी, रूट्स के बाद लीव्स, ब्रांच, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और फिर फ्रूट से क्या आएगा, सीड, सीड के बाद ये जब पूरा का पूरा प्लांट बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद प्लांट विल डाई। मतलब बहुत सालों बाद, मतलब प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत सालों तक की होती है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन बहुत टाइम तक ये सरवाइव करते हैं। उसके बाद में जाकर कभी, अब ये सारी तो हो गई प्लांट की बात। अब आते हैं हम फिर से ग्रोथ रेट पे। ग्रोथ रेट पे क्या आता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ये होता है ग्रोथ रेट। जैसे पल्स रेट हो गई, पल्स रेट क्या होता है कि हमारी, मतलब पल्स रेट मतलब कि 1 मिनट में कितनी पल्स काउंट कर पा रहे हैं हम, वो। जैसे हार्ट रेट हो गया, हार्ट रेट मतलब कि हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है 1 मिनट में, जैसे 72 to 75 नॉर्मली होता है। तो ये सारे के सारे, जैसे किसी भी चीज़ में रेट लगे मतलब वो उस टाइम में कितना कर रहा है। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज अ ग्रोथ रेट। इसके दो एक्सप्रेस्ड वेज है, मतलब इनको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अभी ये जो एरिथमेटिक मीन होता है ना, इसमें क्या होता है, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में इसमें वन डॉटर सेल जो होता है वो तो डिवाइड करेगा, जो दूसरा है वो डिफरेंशिएट करेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, पहले एक डिवाइड होगा, फिर दूसरे का दूसरा वाला डिवाइड होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। इनका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ग्राफ बनता है। इनका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट का जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है, और जो ज्योमेट्रिक होता है ना उसमें क्या होता है कि जो दोनों डॉटर सेल्स होते हैं ना वो दोनों डिवाइड करते हैं। उसमें क्या हो रहा था, एरिथमेटिक में एक डिवाइड करेगा, एक डिफरेंशिएट करेगा, ज्योमेट्रिक में दोनों डिवाइड करेंगे। इसमें क्या होगा, 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32, ऐसे बनते जाते हैं। इसमें जो ग्राफ बनता है वो सिग्मोइड ग्राफ बनता है। ये अभी हम देखते हैं, एनसीईआरटी में बना रखा है ग्राफ। पहले ये एनसीईआरटी में देखो, इसमें ये दिखाया है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब ये डिवाइड करेगा, ये जो डार्क ब्लू वाले, डार्क ब्लू। और जो दूसरा वाला होगा ना वो क्या करेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा। तो इसमें दिखाया है कि एक डिवाइड कर रहा है, एक नहीं कर रहा। यहाँ पे ये जो है, इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों के दोनों डिवाइड कर दें, दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इसका ऐसा बनता है। The growth rate shows increase that arithmetic or geometric. Arithmetic growth follow mitotic cell division. Only one daughter cell continue to divide while other is differentiate and mature. इसमें अभी यही बताया कि एक जो है वो डिवाइड करेगा, दूसरा जो है वो डिफरेंशिएट होगा। रूट एरिथमेटिक ग्रोथ इज, इसका एग्जाम्पल क्या है, रूट एलोंगेटिंग एट द कांस्टेंट रेट, ये इसका एग्जाम्पल है, ये याद रहना चाहिए। अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन होती है एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी जो है वो है लेंथ एट द टाइम टी, एल नॉट जो है लेंथ एट द टाइम ज़ीरो, मतलब जब ज़ीरो टाइम पे जो लेंथ रही होगी वो, मतलब जब कोई चेंज नहीं हुआ था स्टार्टिंग में जब लिया होगा। आर जो है वो है ग्रोथ रेट, या फिर जितना एलोंगेट हुआ है वो। अब इसके बाद आता है, और ये इसका साइड में ये ग्राफ भी बना रखा है, देखो इसका ये लीनियर ग्राफ बनता है, ये लीनियर ग्राफ बनेगा एरिथमेटिक का। अब उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, जिसको हम लैग फेज कहते हैं, और फिर वो अचानक से बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। बोथ प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन and retain ability to divide to continue to do so. With the limited nutrient supply, the growth slow down leading the stationary phase. लास्ट में क्या होता है कि इसमें ना ऐसा स्टेशनरी फेज आ जाता है कि उसके बाद और डिवाइड नहीं होता, और मतलब इनमें और ग्रोथ नहीं दिखती। ये किसकी वजह से होता है, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विद द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लो डाउन।
कम न्यूट्रिएंट सप्लाई की वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है स्टेशनरी फेज में आकर। इसका जो ग्राफ है वो सिग्मॉइड होता है, सिग्मॉइड और एस कर्व का। Sigmoid curve is the characteristic of living organism growing in natural environment. It is typical to all cells, tissue और organ of the plant. अब इसकी इक्वेशन कैसी होती है? इसकी होती है, ये दे रखी है यहाँ पे, ये होती है W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। W1 क्या है? फाइनल साइज, जो फाइनल साइज होगा। W2 वो W0 इज द इनिशियल साइज, मतलब जो स्टार्टिंग में लिया गया होगा जब। फिर R क्या है? वो सेम ग्रोथ रेट है। T इज़ द टाइम ऑफ द ग्रोथ, E इज़ द नेचुरल लॉग या फिर नेचुरल बेस लॉग। अब इसके बाद R इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट मटीरियल रेफर्ड एज अ एफिशिएंसी इंडेक्स। मतलब R क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट है। ये क्या करता है? मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू, ये मेजर करता है कि प्लांट की एबिलिटी को कि वो नया प्लांट मटेरियल बना सके। एंड रेफर्ड एज अ एफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब कितनी एफिशिएंसी है उसकी ये बताने की। हेंस द फाइनल साइज ऑफ द W1 डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज ऑफ द W0। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो W1 है डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज, ये हमेशा W0 पे डिपेंड होगा। अब ये इसके बाद ये आता है ग्राफ। ये कैसा है? ये ऐसा सिग्मॉइड एस शेप का है। इसमें क्या है? पहले तो इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है जिसको हम लेग फेस कहते हैं। फिर एकदम से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होनी शुरू होती है जिसको हम लॉग फेस या फिर एक्सपोनेंशियल फेस कहते हैं। जब ये इस टाइम पे आते हैं ना तो बहुत स्पीड में ग्रोथ होती है। फिर क्या होता है? फिर ये ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड किस वजह से होती है? विद द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। इसकी वजह से ये ग्रोथ स्टेशनरी फेज में आ जाती है। देखो अब ये है 15.7। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट बोथ लीव्स ए एंड बी इंक्रीज द एरिया। अब पहले कितना था इसका? पहले जब स्टार्टिंग में ली थी ये 5 सेंटीमीटर की थी, बाद में ये 50 सेंटीमीटर की जाके हो गई। 50 सेंटीमीटर की हो गई तो क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर की होने की वजह से इसमें अब ये जो इसका एरिया था, अब बाद में पहले था ए, बाद में कितना हो गया? बाद में ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई, मतलब जस्ट इसकी डबल हो गई। बाद में इसमें कितनी चेंज आया? इस वाली जो बी लीफ में चेंज आया वो कितना आया? वो सिर्फ 55 का आया। मतलब उसमें डबल तो नहीं कह सकते, उसमें कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कुछ परसेंट तक उसमें भी एरिया बढ़ गया। अब इन दोनों में लीफ ए और बी में कंपेयर करने के दो तरीके हैं। मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। जो टोटल पर यूनिट टाइम में जो इनमें चेंज आया है वो होगा, मतलब मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब थोड़े टाइम में कितना बढ़ा। उसमें ए में कितना बढ़ा? सीधे 5 से 10 सेंटीमीटर हो गया, ऑलमोस्ट डबल। सेकंड में कितना बढ़ा? उसमें कुछ बढ़ा लेकिन 50 से 55 तक हो गया, मतलब कुछ परसेंट बढ़ा। अब इसके बाद और क्या लिखा है? द ग्रोथ इन द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड एज अ कॉमन बेसिस। फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसका क्या मतलब है? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर में जो चेंज ये आ रहा है इसको बोलेंगे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा? जब ये मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। जब पर यूनिट टाइम में होगा, गिवन पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड एज अ कॉमन बेसिस, जैसे इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट में क्या देखेंगे? पूरा का पूरा जो टोटल ग्रोथ, कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ये दोनों की दोनों चीज़ें समझ आई? अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।